A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. The frictional force on the block is. So देखो बेटा block जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और इस पे रेस्ट पे एक ब्लॉक पड़ा है. अब ब्लॉक का मास 2 किलो है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ 2g फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इस 2g के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैसे 30 डिग्री कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने क्या निकालना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. बेटे ऐसा करो पहले इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो. नाउ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है म्यू 2g cos थीटा के बराबर. तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी 0.7 इंटू 2 अगर एक रफ आइडिया लेना हो तो देखिए ये 10 ले लें तो 17.32 इंटू 7 ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपके पास 119 समथिंग लाइक दैट. तो आप देखिए 11.9 के करीब करीब आएगा. तो अब ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाली आपने mg साइन थीटा निकाल लीजिए तो 2 इंटू जी ये आई 9.8 न्यूटन. अब आप देखिए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन 9.8 न्यूटन. दैट मींस जो 9.8 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन उसको इतने पे ही एडजस्ट कर लेगी. द फ्रिक्शन विल एडजस्ट टू 9.8 न्यूटन. तो इसका मतलब क्या है फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी 9.8 न्यूटन ओनली. सो आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 244. क्वेश्चन नंबर 244 देखिए बेटे Q इज इक्वल टू 0.5 ये भी 2 किलो का और ये भी 2 किलो का. अब म्यू 0.5 है. व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक A सो दैट द ब्लॉक A डज नॉट स्लिप ओवर द ब्लॉक B. अब देखिए बेटे ब्लॉक A B पर स्लिप ना करे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे पहले वो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए कि सेफ एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए. देखो बेटे अगर A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो 2 इंटू ए फोर्स लगेगी इसके ऊपर. ये फोर्स इसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 0.5 इंटू 2 इंटू जी इज 10. सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी ये फोर्स ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों ब्लॉक्स को कितनी एक्सेलरेशन से चलाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाए. सो देखो बेटे जो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स की दोनों अलग अलग ना चले इकट्ठे ही चले दैट विल बी इक्वल टू 2 + 2 फोर्स. ये 2 + 2 टोटल मास आ गया. टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इज 5. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5 दैट इज 20 न्यूटन. सो मैक्सिमम फोर्स that can be applied is 20 Newton so that both the blocks move together without separating from each other. Next bete 245th question. Next is 245th question. ये देखिए बेटे in this system shown in the figure ये फिगर बना दी बेटे मैंने
ये बेटे 4 किलो का ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, 2 किलो का ब्लॉक यहाँ पे ऐसे है, और हमें क्या पूछा उसने, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक ए इज, यानी ए ब्लॉक कौन सा है बेटे, ये वाला, इस ब्लॉक की वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये डबल पुली का प्रॉब्लम है। अब देखिए बेटे, अगर इसको आप x चलाते हो, इसको यदि आप x चलाते हो तो बेटे ये कितना चलता है, पुली x सरक जाएगा आगे, पुली x सरका, पुली x सरका तो ये मास कितना सरका, ये मास कितना सरका, पुली x, देखिए अगर इसको आप x चलाते हो तो पुली भी x चलेगा, पुली x चला तो धागा इधर से x चल गया और इधर से x चल गया, यानी मास इफेक्टिवली कितना चला, 2x। यानी अगर इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है बेटे a, तो इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन हो जाएगी 2a। अब देखिए टेंशन T है इधर, तो इधर भी टेंशन T आ जाएगी, इधर टेंशन क्या आ जाएगी बेटे, T डैश, और ये भी T डैश, यहां पे टेंशन कितनी आ गई, T डैश। सो अब हमने एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी, यानी आप a एक्सेलरेशन निकाल लो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसके लिए बेटे हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी। आप देखिए T इज इक्वल टू 2T डैश, 2T डैश इज इक्वल टू T, यानी कि इस धागे में जो टेंशन है T डैश दैट इज हाफ। तो बेटा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, 4G माइनस T इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन। अब इस वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन लिखो, तो ये T डैश है ना बेटे, T डैश की जगह T/2, T/2 माइनस 2 इंटू G इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू 2a, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कैसी है इतनी, 2a, तो इस पे नेट फोर्स ये लगी। अब आप देखिए बेटे T माइनस 4G साइन 30 इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अब आप देखिए ये साइन 30 है, ये हो जाएगा हाफ, ये बन जाएगा 2G, तो T माइनस 2G इज 8a, 4G माइनस T इज 4a। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। यदि आप दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हो 2G इज इक्वल टू 12 एक्सेलरेशन। सो A आ गया कितना बेटे, G/6, लेकिन आपको क्या चाहिए 2A, 2A कितना आ जाएगा, G/3। सो G/3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। तो G बोल रखा है 10, तो बेटा 10/3 हो गया, आंसर क्या हो गया, A पार्ट, आंसर इज A पार्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 246th क्वेश्चन। 246th क्वेश्चन, a particle is projected along a line of greater slope up a rough inclined plane at an angle of 45 degree. If the coefficient of friction is 0.5 then the retardation is. So अब देखिए हमारे पास बेटे ऐसे एक 45 डिग्री का प्लेन है और इस पे कोई मास आप ऊपर लेके जा रहे हैं विद सर्टेन फोर्स, इट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक ऊपरली डायरेक्शन में चल रहा है, हमने पता करना है कि इस पे रिटार्डेशन कितनी होगी। देखो बेटे रिटार्डेशन के लिए आप एक देखिए G तो ऐसे एक्ट कर रहा है इस पे, तो G का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, G साइन 45, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन के कारण भी जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी नीचे आएगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू G साइन 45। इसका मतलब नेट रिटार्डेशन क्या होगी बेटे, G साइन 45 प्लस म्यू G cos 45। म्यू आपको कितना दे रखा है 0.5 यानी 1/2, तो इसको लिख सकते हो बेटे G कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2
तो अब देखो इसने 1/√2 कॉमन ले लिया, तो g/√2, this is the retardation when the body is pulled, when the body is moving up the plane. So answer is C part. Answer क्या बना बेटे? C part. Next 247th question. What maximum horizontal force can be applied to the lower block so that the two blocks move without separation? बेटे इस पे क्या फोर्स लगाई जाए कि दोनों के दोनों ब्लॉक्स विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब विदाउट सेपरेटिंग, इकट्ठे ही चले? तो उसके लिए बेटे पहले हमें सेफ एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी. वी विल हैव टू फाइंड आउट सेफ एक्सेलरेशन. तो वो सेफ एक्सेलरेशन क्या होगी? देखो जब इस पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, तो इस पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स ऑपोजिट टू दिस. और वो सूडो फोर्स कितनी हो जाएगी? स्मॉल एम में. वो एम में ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे? μ1 mg से. अगर ये ज्यादा हो जाए तो व्हाट विल हैपन? देन द ब्लॉक विल मूव इन सेपरेशन विद बड़ा एम. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? ma इज इक्वल टू μ1 mg. तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटे? μ1 × g. यानी कि दोनों के दोनों ब्लॉक को यदि विदाउट सेपरेशन चलना है तो एक्सेलरेशन μ1 g लेनी पड़ेगी, तभी वो इकट्ठे चल सकते हैं. अब आप देखिए हमें तो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, तो मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगी? देखिए F फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, ये इससे सेपरेट नहीं हो रहा, इकट्ठे चल रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है? μ1 g. तो इसका मतलब है सिर्फ इस फोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कौन सी करेगी? ये वाली फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द मास. तो इस पे फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? μ2 इंटू m प्लस m इंटू जी. क्यों? क्योंकि नेट रिएक्शन हो जाएगा दोनों का वेट. तो देखिए बेटे F माइनस μ2 दिस इज नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू कंप्लीट मास इंटू एक्सेलरेशन. टोटल मास कितना है बेटे? m प्लस m इंटू μ1 इंटू जी. तो यहां से आप देखिए F कितना हो जाएगा बेटे? इन दोनों में से जब ये इधर जाएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा μ1 प्लस μ2. m प्लस mg कॉमन आ गया. तो मैक्सिमम फोर्स इज μ1 प्लस μ2 इंटू बड़ा M प्लस स्मॉल m इंटू जी. सो आंसर क्या बना बेटे? आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 240, ये था क्वेश्चन नंबर 247. नेक्स्ट वी विल डू 248th क्वेश्चन. बेटे ए चेन इज लाइंग ऑन ए रफ टेबल with a fraction 1/n of its length hanging down from the edge of the table. If it is just on the point of sliding down from the table, then the coefficient of friction between the table and the chain is. So देखिए बेटा एक चेन है हमारे पास और it is sliding down, मतलब कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है. जब चेन का 1/nth portion of its length is hanging, then the chain is just about to slide down. यानी कि we have achieved limiting force of friction point. तो देखिए बेटे ये लेंथ, अगर टोटल लेंथ L है तो हैंगिंग पोर्शन L/n हो गया, और जो पोर्शन टेबल के ऊपर हो गया that will be L minus L/n. So देखो बेटे ये पोर्शन का वेट is balanced by the फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो आप देखिए बेटे m/l, अगर मास पूरी चेन का L है, m है, और लेंथ पूरी चेन की L है, देन इन दैट केस मास पर यूनिट लेंथ इज m/l into L/n into g. दिस इज वेट ऑफ द हैंगिंग पोर्शन. दिस वेट is equal to
mu times normal reaction. So normal reaction will be m by L into L minus L by n into G. So बेटे यहाँ से m by L कैंसिल, और इसको आप लिखे कैसे लिख सकते हैं, L by n into G. बेटे G भी कैंसिल कर दो, तो L by n is equal to mu times L into 1 minus 1 by n. तो बेटे L by n is equal to mu times L into n minus 1 by n. तो n से n कैंसिल कर दो बेटे, तो इसका मतलब क्या हो गया, L से L कैंसिल कर दो, तो दिस इंप्लाइज mu इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1. तो mu कितना हो गया बेटे, 1 बाई n माइनस 1. आंसर क्या बना, B फॉर बॉम्बे. आंसर इज B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 249. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 249. देखेंगे, a 60 kg body is pushed with just enough force to start it moving on a floor, and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static and dynamic friction is, तो coefficient of static friction कितना है बेटे, 0.5. coefficient of dynamic friction is equal to 0.4. The acceleration of the body we want to know. Mass of the body is 60 kg. So बेटे एक 60 kg की बॉडी है और इस पे इतनी ही फोर्स लगाई जाती है जिससे कि इसका मोशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लगाई जा रही है, तभी इसका मोशन शुरू हो रहा है. तो आप देखिए वो फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू मास इंटू जी, यानी 30 न्यूटन की फोर्स इज सफिशिएंट टू मेक इट मूव. अब वो बोल रहा है कि एक बार मोशन चालू हो गया तो उसके बाद भी बेटे 60 kg है, सो आई विल राइट हियर 60. तो फोर्स बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटे, 300 न्यूटन, क्योंकि मास इज गिवन है 60 kg. तो 60 का मतलब क्या हुआ कि 60 g का वेट हो गया और नॉर्मल रिएक्शन r हो गई बेटे. तो इसका मतलब म्यू r, म्यू इंटू r, म्यू इंटू r, म्यू इंटू r, म्यू एस इंटू r, ये कितनी हो जाएगी बेटे, म्यू एस कितनी है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन r. नॉर्मल रिएक्शन r विल बी इक्वल टू 60 इंटू g इज 10. तो ये हो गई, ये कितना हो गया बेटे, 300 न्यूटन्स. सो द फोर्स विल बी 300 न्यूटन. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 300 न्यूटन. अब अगर एक बार मोशन सेटअप हो गया, देन व्हाट इज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू आर, 0.4 इंटू 60 600, ये कितना हो गया बेटे, 240 न्यूटन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन 240 न्यूटन एक्ट करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कितना एक्सेलरेशन दे रहे हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन की फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन इतनी एक्ट करेगी. नेट फोर्स कितनी होगी बेटे, 300 माइनस 240, दैट इज इक्वल टू 60. सो 60 न्यूटन की नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, 60 इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज इट. अगर g की वैल्यू 9.8 ली जाती तो एक्सेलरेशन आती 0.98 के लगभग. तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर इन दिस केस इज ए पार्ट, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि मैंने g यहाँ 10 लिया है, g 9.8 लेंगे तो आंसर विल बी 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 250th क्वेश्चन. Question number 250. Brakes stop a train in a certain distance. If the braking force is made 1/4, the brakes will stop the train in a certain distance, which is now. मान लो बेटे डिस्टेंस s था, स्टॉपिंग डिस्टेंस यदि f था, s था,
तो S इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 2F। F क्या है? ब्रेकिंग फोर्स। अब बेटे अगर आप ब्रेकिंग फोर्स को चेंज कर रहे हो, बाकी कोई चीज चेंज नहीं कर रहे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बदल जाएगा, बिकॉज S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। सो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस S डैश इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स F बाई 4। तो ये बेटे 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो एम यू स्क्वायर बाई 2F। ये पूरे का पूरा क्या है? S। इसका मतलब है स्टॉपिंग डिस्टेंस नाउ बिकम्स 4 टाइम्स। ब्रेकिंग फोर्स यदि 1/4 कर दोगे तो 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है हमारी गाड़ी रुकेगी। नेक्स्ट बेटे 251st क्वेश्चन। A constant force acts on a mass m at rest. Velocity acquired in traveling a fixed distance is directly proportional to। So देखिए बेटे constant force ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई एम। कांस्टेंट फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? F बाई एम। और वेलोसिटी एक्वायर्ड पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होगी? आफ्टर कवरिंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस S। बेटे थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो इसका मतलब क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स F बाई एम इंटू एस। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ m। सो आंसर बिकम्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। सो आंसर इज C पार्ट। आंसर इज C पार्ट। नेक्स्ट बेटे 252nd क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 252nd। A balloon has 8 grams of air. A small hole is pierced into it. The air escapes at a uniform rate of 7 centimeters per second. The balloon shrinks in 5.6 seconds. Then the average force acting on the balloon is। So देखो बेटे बलून के अंदर कितना मास है एयर का? देयर इज 8 ग्राम ऑफ एयर इन इट, और इसमें एक छोटा सा होल कर दिया, तो एयर किस रेट से एस्केप कर रही है? 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और बलून कितने टाइम में श्रिंक कर जाता है? 5.6 सेकंड में श्रिंक कर जाता है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी dm बाई dt आप निकाल सकते हैं इस डेटा से, 8/5.6 these many gram per second is the rate of is the time rate of emission of mass। अब आप देखिए बेटे थ्रस्ट निकालना आपने, सो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू v टाइम्स dm बाई dt। तो v कितना हो गया बेटे? 7 इंटू 8/5.6। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 डाइन्स। ये फोर्स कितनी आ गई? 10 डाइन्स आ गई। 1 डाइन इज इक्वल टू बेटे 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन, तो 10 पावर माइनस 5 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 4 न्यूटन्स। इट इज 10 डाइन और 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। आंसर जरा चेक कीजिए, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 253rd क्वेश्चन। 253rd क्वेश्चन देखेंगे। An open carriage in a goods train is moving with a velocity of 72 km per hour। तो एक ओपन कैरेज जो है वो किस स्पीड से चल रहा है? 72 इंटू 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और ट्रेन एड्स वाटर विद 0 वेलोसिटी एट द रेट ऑफ। तो अब ट्रेन क्या कर रही है? इसमें पानी ऐड कर रही है इस कैरेज में, और किस रेट से? एट ए रेट ऑफ dm बाई dt बेटा कितना दे रखा है? 10 kg पर सेकेंड। देन एडिशनल फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन टू मेंटेन द सेम वेलोसिटी। तो बेटे अगर हमने ट्रेन की सेम वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो कितनी एडिशनल फोर्स इंजन को करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इस रेट से मास ऐड हो रहा है। तो बेटे F इज इक्वल टू v टाइम्स
dm by dt, that is 20 into 10, that is 200 newtons. So answer becomes D for Delhi. Next, 254th question. A rope of length 8 meter and linear density 0.5 kg per meter is lying lengthwise on a horizontal smooth floor. It is pulled by a force of 12 Newton. The tension at the midpoint will be, अब आपको देखिए बेटे इस तरह से एक टेबल पे एक रोप पड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर और बेटे इसकी मास पर यूनिट लेंथ कितना है 0.5 kg पर मीटर। इस पे आपने फोर्स कितनी लगाई 12 न्यूटन। आपने टेंशन कहाँ पता करनी है, यू हैव टू नोट डाउन द टेंशन एट मिडल पॉइंट। यहाँ पे टेंशन पता करनी है, मिडल पॉइंट मतलब 4 मीटर। तो देखिए बेटे पूरी चेन, पूरी जो रोप है इसका मास, टोटल मास कितना हो गया, दैट इज 0.5 इंटू 8, दैट इज 4 kg। तो 4 kg हो गया पूरी रोप का मास। तो बेटे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी F बटा मास। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बटा मास। तो फोर्स कितनी है 12 न्यूटन बटा 4, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चेन चलेगी। अब जब आप पूरी चेन का मास है 4 किलो, अगर आप मिडल में टेंशन पता करना चाह रहे हैं तो ये मिडल वाला टेंशन किसको खींच रहा है, लास्ट एंड को खींच रहा है। लास्ट एंड कितना होगा आधे भार का बेटे 2 kg का। तो टेंशन विल बी इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 6 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 255th क्वेश्चन। Two stones of masses 10 kg and 15 kg are attached by a rubber cord. The cord is stretched and placed on a horizontal smooth table. If the first stone moves with an acceleration of 3 meter per second square, then the acceleration of the second is. So देखो बेटे दो स्टोन हैं और दोनों के बीच में एक स्टोन 10 किलो का और दूसरा स्टोन 15 किलो का। दोनों के बीच में रबड़ कॉर्ड थी, इसको हमने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, तो हम पाते हैं 10 वाला कितने से चलता है बेटे, तो पहला स्टोन 10 वाला है ना, वो चलता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये क्यों चला है, इट हैज मूव्ड बिकॉज ऑफ, जब आप इसको खींचेंगे ये ऐसे चलेगा बेटे, इट हैज मूव्ड बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स डेवलपिंग इन दिस रबड़ कॉर्ड। वो टेंशन फोर्स आप निकाल सकते हो रबड़ कॉर्ड में कितनी हुई 10 इंटू 3 30 न्यूटन। तो वही फोर्स इस पे लग जाएगी। इस पे कैसे लगेगी, वही टेंशन ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, तो इस पे ये टेंशन 30 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलो मास विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर क्या बनता है बेटे, डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। "80 railway wagons, all of the same mass, 5 into 10 power 3 kg, are pulled by an engine with force of 4 into 10 power 5 Newton. The tension in the coupling between 30th and 31st wagon from the engine is." So देखिए बेटे 80 रेलवे वैगन्स हैं हमारे पास और मास कितना है, mass of each wagon is 5 into 10 power 3 kg. Now are pulled by an engine with a force, तो इंजन जो फोर्स दे रहा है बेटे वो कितनी है 4 into 10 की पावर 5 न्यूटन।
the tension in the coupling between the 30 and the 31st। तो इसका मतलब क्या है, पीछे कितनी वैगन्स हो जाएंगी, 30 और 31st वैगन के बीच में टेंशन निकालनी है आपने, तो पीछे इसका मतलब 50 वैगन है, बिकॉज इन ऑल देयर आर 80 वैगन्स। सो आपने 30 वैगन्स के बाद टेंशन फोर्स निकालनी है, यानी कि पीछे 50 वैगन और है। सो बेटे ऐसा करो, पहले नंबर ऑफ वैगन 80 है, यू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन्स। सो एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन विल बी फोर्स upon total mass. Total mass is this much। अच्छा ये देखिए बेटे, ये एक्सेलरेशन से कोई भी एक वैगन इस एक्सेलरेशन चल रही है, तो बैलेंस हमारे पास कितनी वैगन बची है, वी आर हैविंग 80 वैगन्स, वी आर हैविंग 50 वैगन्स बिहाइंड, तो इनटू 50 कर देंगे बेटे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, 420। फाइव से 5 कैंसिल, सो दिस विल बी, ये बेटे टेंशन निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल चुके थे, इनटू नंबर ऑफ वैगन्स कर देंगे तो विल गेट टेंशन। एक मिनट बेटे, ये बेटे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, so tension will be equal to acceleration into 50 wagons into mass of one wagon। so देखिए बेटे, ये आ गई एक्सेलरेशन, ये आ गई टेंशन ऑफ 50 वैगन्स। सो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन हो जाएगी कितनी, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो बेटे, 4 इंटू 10 की पावर 5 ओवर 80 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 इंटू 5, ये कैंसिल बेटे, तो ये हो गया कितना, 4 20s आर, ये आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 5, 2.5 इंटू 10 की पावर 5। सो आंसर है हमारे पास, यस वी आर हैविंग द आंसर। आंसर यहां इस फॉर्म में दे रखा है बेटे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 257th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257, two stones of masses in the ratio 3:4 fall from heights in the ratio 4:9. The ratio of their momenta on reaching the ground is। so देखिए बेटे, रेशियो ऑफ मोमेंटम निकालनी है, दो स्टोन्स है हमारे पास, उन स्टोन्स के मासेस की क्या रेशियो है, m1:m2 is equal to 3/4। नाउ हाइट्स कितनी है बेटे, हाइट्स की रेशियो h1/h2 is equal to 4:9, ये हाइट्स की रेशियो है। देखो बेटे, h इज इक्वल टू v²/2g, यदि कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं हम, तो वो ड्रॉप जब करता है तो उसकी हाइट जो होती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। सो देखो बेटे, h1/h2 को कैसे लिख सकते हो आप, यहां लिख सकते हो v1²/2g इंटू 2g अपॉन v2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/9। सो दिस इंप्लाइज v1/v2 इज इक्वल टू बेटे 2/3, ठीक है, और m1/m2 इज 3/4, v1/v2 इज 2/3। अब बेटे आपने मोमेंटम की रेशियो निकालनी है, यानी m1v1/m2v2, दिस इज इक्वल टू बेटे m1/m2 इज 3/4 और v1/v2 कितना है 2/3। ये कितनी आ गई रेशियो बेटे, 1:2। सो मोमेंटम रेशियो इज 1:2। सो आंसर इज बेटे बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 258,
A body is stationary. A body is stationary. There is no force acting on it. The forces acting on it are in contact with it. The combination of forces action on it balance each other. देखिए बेटे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर एक बॉडी स्टेशनरी है उस पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही. ये हो सकता है कि कई सारी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हो लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो. सो आंसर इज सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट बेटे 259th क्वेश्चन. Next we move on to 259th question. A 600 kg rocket, mass is 600 kg, is set for vertical firing. If the exhaust speed कितनी है बेटे 1000 meter per second, the gases ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket is. So देखिए बेटे हमने गैस इजेक्टेड पर सेकंड निकालनी है so as to overcome the weight of the rocket. So बेटे आपको ये पता है F is equal to U times dm by dt. ये thrust होता है. Thrust is equal to velocity of the gases into mass rate of burning of fuel. So आप देखिए thrust कितना चाहिए बेटे 600 into g, that is equal to weight of the rocket. तो thrust is equal to weight of the rocket is equal to u कितना है बेटे 1000 into बोलो dm by dt. So बेटे dm by dt कितना हो जाएगा, that is equal to 6 kg per second. So the mass rate of burning of the gases is given by 6 kilogram per second. So answer क्या बनता है बेटे C part. Answer is C part. Next 260th question. Question number 260. A ship of mass 3 into 10 power 7 kg, 3 into 10 की power 7 kg, initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 power 4 Newton through a distance of 3 meter. Assume that the resistance due to water is negligible. The speed of the ship is. So देखिए बेटे initially rest पे थी, फाइनल वेलोसिटी वी आर टू फाइंड आउट, और फोर्स कितनी लगाई इतनी, और कितना डिस्टेंस मूव किया इतना. तो देखो इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटे. आप क्या कर सकते हो, फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है. तो फोर्स है बेटे कितनी 5 into 10 की पावर 4 इज इक्वल टू मास कितना है बेटे 3 into 10 की पावर 7 इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन विल बी 5 into 10 की पावर 4 over 3 into 10 की पावर 7. तो ये हो गया बेटा कितना 5 into 5 upon 3 into 10 की पावर 3. ये हो गया बेटे, यानी ये हो गया 1 by, ये देखो ये 30 तो 600 लिख सकता हूँ मैं इसको 1 by 600. ये एक्सेलरेशन आ गई बेटे. अब देखो डिस्टेंस आपको दे रखा है, उसने इनिशियल स्पीड 0 है. यूज द रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है बेटे 0 इज इक्वल टू 2 times 1 by 600 इंटू बेटे कितना 3 मीटर. तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon 100 that is equal to 1 by 10 meter per second, that is 0.1 meter per second. So this is equivalent to 0.1 meter per second. एक तो अप्रोच ये है बेटे इसको सॉल्व करने की. एक और अप्रोच भी पॉसिबल है. वो दूसरी अप्रोच कौन सी पॉसिबल है, आप ये कर सकते हो, यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटे, F into S, force work done is equal to change in kinetic energy, that is equal to half m
v square minus half m u square। आप ये भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे 261 क्वेश्चन, 260 का आंसर सी पार्ट, 261 क्वेश्चन देखेंगे। In a legend, the hero kicked a baby pig so that it is projected with a speed greater than its cry. If the weight of the baby pig is assumed to be 5 kg and the time of kick is 0.01 second, the force with which the hero kicked the baby pig was। देखिए बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक लेजेंड में कोई मतलब मूवी थी कोई, उसमें हीरो ने एक सुअर के बच्चे को मारा और वो किस स्पीड से गया, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ इट्स क्राई, मतलब जो उसकी रोने की स्पीड थी, जो आवाज आई रोने की, उसकी स्पीड से ज्यादा उसकी स्पीड हो गई किक से, इतनी अच्छी किक थी। इफ द वेट ऑफ द बेबी पिग इज अज्यूम टू बी 5 kg, बेटे बेबी पिग का मास कितना है, 5 किलो, and the time of the kick is 0.01 seconds. The force with which the hero kicked the baby pig। तो देखिए बेटे हमने कितनी फोर्स से हीरो ने इस सुअर के बच्चे को मारा ये निकालना है हमने। सो आप देखिए बेटे F into T is equal to change in momentum, change in momentum, F into 0.01 that is equal to बेटे मास इनटू, अब देखिए बेबी पिग को जब मारा उसने तो उसने वेलोसिटी गेन की, इनिशियली बेबी पिग का मोमेंटम 0 था, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी कौन सी लेंगे, वो कहता है उसके क्राई की स्पीड से ज्यादा तेज, यानी कि साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज। साउंड की स्पीड होती है बेटे 332 मीटर पर सेकेंड, सो वी विल टेक स्पीड एज 332 मीटर पर सेकेंड। सो द फोर्स विल बी 5 into 332 into 100, these many newtons। ये बेटे अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एज 1.65 into 10⁵ न्यूटन। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 262 क्वेश्चन, question number 262। A bomb at rest explodes in 3 parts of same mass. The momenta of 2 parts are minus 2p I cap and pj cap, minus 2p I cap, p2 vector is equal to pj cap। The momentum of the third part will be, तो we want to find out momentum of third part। तो बोल रहा है एक बॉम्ब रेस्ट पे था, एक्सप्लोड हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में, और उनके मोमेंटम 2 के तो हमें दे रखे हैं उसने, और तीसरे का मोमेंटम हमें पता नहीं, वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ द थर्ड। सो थर्ड का मोमेंटम मैंने p3 वेक्टर मान लिया। बेटे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, 0 is equal to vector sum of the final momentum, so that will be equal to p1 vector plus p2 vector plus p3 vector। so बेटे यहां से p3 vector is equal to minus p1 vector minus p2 vector, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, कितनी आ जाएगी 2p I cap minus p j cap। ये तो आया वेक्टर टर्म्स में, लेकिन आपको वेक्टर टर्म्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है बेटे, मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p अंडर रूट 5। सो आंसर इज p टाइम्स रूट 5, आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 263 क्वेश्चन,
Question number 263. A string of length L and mass M is lying on a horizontal table. A force F is applied at one of its ends. Tension in the string at a distance x from the end at which the force is applied is. So देखिए बेटे, एक ऐसा है हमारे पास स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L है और इस स्ट्रिंग का मास M है. अब इस पे हमने बेटा क्या करा, फोर्स लगाई इस एंड पे, F फोर्स लगा दी. तो इससे हमने कितनी दूरी पर, इससे हमने बेटे x दूरी पर, at a distance x from the end where the force is applied, we want to find out tension. तो देखिए बेटा एक्सेलरेशन निकाल लो पहले. एक्सेलरेशन पूरी रोप की एक्सेलरेशन क्या होगी, F by मास. एक्सेलरेशन इज F by मास. तो अब यहां पे आप टेंशन निकालना चाहते हैं ना बेटे, यहां पे जो फोर्स है वो कितने लेंथ को खींचेगी, L minus x लेंथ को खींचेगी. So here let the tension be T. So T is equal to mass into acceleration. मास कितने पोर्शन का बेटा, ये पोर्शन का मास. So मास कितना हो जाएगा, m by l into l minus x, m by l into l minus x into into f by m. तो m से m कैंसिल कर दो बेटे, ये कितना आ जाएगा, f into 1 l minus x होल अपॉन l. अब देखिए आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, हमें को इसी फॉर्म में दे रखा है बेटे. तो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 264th क्वेश्चन. Three forces acting on a rigid body in a single plane keeps it in equilibrium. The forces should be parallel, concurrent, can either be concurrent or parallel, non-parallel and need not be concurrent. So देखो बेटे तीन फोर्सेज हैं और एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही हैं इन ए सिंगल प्लेन, और वो क्या कर रही हैं, इक्विलिब्रियम में रख रही हैं. तो कहता है द फोर्सेज शुड बी पैरेलल. अगर पैरेलल फोर्सेज होंगी, तीन फोर्सेज पैरेलल, तो बेटे कभी भी दे विल नॉट प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट. दूसरा बोलता है कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मींस ऑल दी थ्री आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट. नो बेटे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस कैन बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल बट नॉट एग्जैक्टली. तो आंसर सी पार्ट क्या हो जाएगा. सी पार्ट देखिए बेटे क्या कर रहा है, कैन आइदर बी कॉन्करेंट और पैरेलल. ये तो गलत है बेटे, पैरेलल तो हो ही नहीं सकती हम कह रहे हैं. डी पार्ट क्या कह रहा है, नॉन पैरेलल एंड नीड नॉट बी कॉन्करेंट. ये बिल्कुल सही है. ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस नॉन पैरेलल हो और जरूरी नहीं है वो कॉन्करेंट हो. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे 265th क्वेश्चन. The distance x covered in time t by a body having the initial velocity u and having a constant acceleration is given by x is equal to ut plus half at square. This result follows from a part Newton's first law, b part Newton's second law, C part Newton's third law, D part none of these. देखो बेटा ये जो इक्वेशन है ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है. दिस इज इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. जो तीनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, दीज आर डायनेमिक्स, दीज आर बेस्ड अपॉन डायनेमिक्स. सो देयरफॉर बेटे हमारे लिए क्या चॉइस बनती है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दीज. आंसर इज none of these because this is a kinematic equation. Next bete 266th question.
the mass of a particle is m when measured by physical balance in the stationary lift. If the lift is going upward with an acceleration a, then the mass measured will be, देखो बेटा लिफ्ट में अगर कोई मास पड़ा है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो लिफ्ट जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है उसमें फर्क पड़ता है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, मास वही रहता है चाहे लिफ्ट एक्सेलरेट करे चाहे डिसेलरेट करे चाहे लिफ्ट स्टेशनरी खड़ी हो. So therefore the mass measured at when the lift is accelerating will be m only. So answer is C part. Answer becomes C part. Next bete 267th question. Question number 267. The average force necessary to stop a hammer with 25 Newton second momentum is in 0.05 second expressed in Newton is. So बेटे हमें क्या दे रखा है, एक हैमर है और उसका मोमेंटम 25 न्यूटन सेकेंड है और टाइम 0.05 सेकेंड है, तो कितनी फोर्स लगेगी इस हैमर को रोकने के लिए. सो बेटे इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो दोनों के दोनों कितनी एक्सेलरेशन चल रहे हैं, 6 से चल रहे हैं, तो 5 + 2 7 इंटू 6 42 न्यूटन. सो फोर्स इज 42 न्यूटन. बट आपको पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 और यू कैन से 10 किलोग्राम फोर्स. तो 1 kgf इज इक्वल टू 1 न्यूटन वन kgf is equal to 10 newtons. So बेटे 1 Newton is equal to 1/10 kgf. तो इसका मतलब क्या हुआ, 42 Newton will be 42/10, that is 4.2 kilogram force. So answer becomes, answer क्या आता है बेटे, B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next we move on to 236th question. Assuming the length of the chain to be L and coefficient of static friction to be mu, compute the maximum length of the chain which can be held outside a table without sliding. So देखिए बेटे इस तरह से हमारे पास एक टेबल है, उस पे U चेन पड़ी है, चेन की कुल लेंथ हमें L दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज म्यू, और हमसे पूछा है कि भी मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग कर सकते हो कि सच दैट ये चेन पूरी की पूरी नीचे ना उतरे. तो लेट अस से यू कैन हैंग वाई चेन, सपोज कीजिए वाई चेन आपने हैंग कर दी, तो इसका मतलब कितनी चेन ऊपर है, L - y चेन इज ऑन द टेबल. तो बेटा जो वाई चेन का भार है वो नीचे एक्ट करेगा, वो क्या है, वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, तभी क्या होगा, ये पूरी की पूरी चेन नीचे नहीं स्लाइड करेगी. तो बेटा देखो m/l, यहां करता हूं m/l इंटू वाई, दिस इज मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, मास पर यूनिट लेंथ ये हुआ, हैंगिंग पोर्शन का मास ये हो गया, इंटू g इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m/l इंटू L - y इंटू g. ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है फॉर द चेन दैट इज ऑन द टेबल. तो आप देखिए बेटे G से G कैंसिल हो गया, m/l से m/l कैंसिल हो गया, तो y आपके पास आया μl माइनस μy. तो यहाँ बेटे इसको इधर ले आइए, तो ये क्या आ जाएगा, y कॉमन इंटू 1 + म्यू इज इक्वल टू μl. सो बेटे दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू μl ओवर 1 + म्यू. सो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पोर्शन चेन का हैंग कर सकता है कि ये सिस्टम जो चेन है इट कैन बी हेल्ड विदाउट स्लाइडिंग. सो आंसर इज
B for Bombay. Answer becomes B for Bombay. Next बेटे 237th question. A body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W2. The earth pulls the chain by a force equal to. देखिए बेटे हमारे पास एक चेन है और उसके साथ एक मास है. जो मास है उसका वेट कितना है W1 और चेन का वेट कितना है बेटे W2. तो वो इस तरह से हंग है, चेन से मास लटका हुआ है. आपको पता करना है द अर्थ पुल्स द चेन बाय ए फोर्स ऑफ. बेटे अर्थ कितनी फोर्स से पुल करेगी. अर्थ जो है अगर चेन का मास है स्मॉल m तो अर्थ ने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सर्ट करनी है. दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ चेन इनटू g. दैट मींस दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ चेन. सो W2 is equal to the force exerted by the gravity on the chain. Next बेटे we will move on to next question 238th question. तो इसका आंसर क्या बना D for Delhi. A mass m rests on horizontal surface. The coefficient of friction between the mass and the surface is mu. If the mass is pulled by a force F as shown in figure, the limiting friction between mass and surface is. The limiting friction between mass and surface is. ये देखिए बेटे यहाँ पे ब्लॉक. अच्छा अब coefficient of friction is mu. तो ये F फोर्स आप ऐसे पुल कर रहे हैं. ये हॉरिजॉन्टल के साथ F फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है. वेट ऑफ द ब्लॉक mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है. तो बेटे आप इसको रिजॉल्व कर दो टू कंपोनेंट्स में. F cos 30 और इधर कितना आ जाएगा F sin 30. Reaction, normal reaction is R. Normal reaction is R. So देखो बेटे R plus F sin 30 is equal to mg. So R is equal to mg minus F by 2. F sin 30 is half mg minus F by 2. So force of friction, limiting force of friction is equal to mu into R. That is equal to mu times mg minus F by 2. अब आंसर चेक करिए. आंसर कौन सा बनता है इसमें. आंसर इज C part. Answer becomes C part. Next we move on to 239th question. 239th question देखिए. A body rests on a rough horizontal plane. A force is applied on the body directly towards the plane at an angle theta with the vertical. The body can be moved along the plane only if theta is. देखिए बेटे एक बॉडी है, it rests on a rough horizontal plane. The force on the body directly towards the plane at an angle theta with the vertical. ये vertical है बेटे, इसके साथ एंगल थीटा पे हमने फोर्स लगा दी. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है. The body can be moved along the plane only if theta is. ये थीटा क्या होगा. पहला चॉइस दे रखा है 45 डिग्री, दूसरा चॉइस दे रखा है 45 डिग्री, ग्रेटर देन 45 डिग्री. सी चॉइस दे रखा है लेस देन लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. डी पार्ट ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बेटे अगर आपकी जो फोर्स अप्लाइड है वो लिमिटिंग फोर्स लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा एंगल पे लगेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि ज़्यादा होगा तो वो उसकी जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको एक्सीड कर जाएगा, देन द बॉडी विल बी मूविंग विद फॉरवर्ड एक्सेलरेशन. सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 240th क्वेश्चन. Question number 240. A 60 kg man stands on a spring scale in a lift. At some instant, he finds that the scale reading has changed from 60 kg to 50 kg for a while and then comes back to original mark. What should be concluded? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे. देखो क्या है, एक आदमी एक लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर एक मतलब वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा है. अब आदमी 60 किलो का है. अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि ये पाया जाता है कि उसका भार मशीन कुछ टाइम के लिए तो दिखाती है 50 किलो और फिर वापस 60 किलो जो कि उसका ओरिजिनल भार है, जो कि उसका ओरिजिनल मास है, वही इंडिकेट होता है. नाउ इससे क्या कंक्लूड करते हो? देखो एक बात है, लॉस ऑफ वेट कब होता है? व्हेन डज लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस? लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस व्हेन द लिफ्ट इज इन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. यानी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में होगी तो लॉस ऑफ वेट होगा. अब जब लॉस ऑफ वेट हुआ तो रीडिंग कम आई, लेकिन रीडिंग एकदम से वापस वही होगी जो पहले थी. इसका मतलब क्या हुआ? लिफ्ट नीचे जा रही थी और एकदम से रुक गई. तो इसका मतलब द लिफ्ट वाज इनिशियली मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट स्टॉप्ड. सो आंसर क्या बनता है? आंसर अब इसमें हमारा सी पार्ट मैच करता है जो हमने जस्टिफिकेशन दिया है. लिफ्ट व्हाइल इन मोशन डाउनवर्ड्स सडनली स्टॉप्ड. नेक्स्ट बेटे 241st क्वेश्चन. ये क्या कह रहा है? A box of mass 5 kg is lowered vertically by a rope. If the box is lowered with an acceleration of 4 meter per second square, then the tension in the rope is. एक बॉक्स है बेटे, उसका भार कितना? 5 किलो. तो यानी कि 5g नीचे एक्ट करे और ये एक रस्सी के जरिए लोअर हो रहा है और नीचे जा रहा है with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देखिए बेटा, 5g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन. क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट कर रही है. सो बेटे टेंशन कितनी होगी? 5 टाइम्स g माइनस ए. सो 5 इंटू, अब देखिए बेटे g हमें 10 दे रखा है यूज करने को, तो 10 माइनस 4, 5 इंटू 6 that is 30 Newton. So tension in the rope is 30 Newton. Answer क्या बन रहा है बेटे? Answer is C part. Answer becomes C part. Next बेटे 242 question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 242. थोड़ा सा लेंथी है बेटे, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन 242. A elastic spring has a length L1. एक इलास्टिक स्प्रिंग की लेंथ L1 होती है. जब उस पर फोर्स लगाई जाती है यानी टेंशन जो उसके अंदर होती है या रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, दैट इज 4 न्यूटन. इट्स लेंथ इज L2 व्हेन द टेंशन फोर्स इज 5 न्यूटन. व्हाट विल बी द लेंथ इफ द टेंशन इन इट इज 9 न्यूटन. यदि टेंशन बेटे 9 न्यूटन की है तो इसकी लेंथ क्या होगी? वी वांट टू सी दैट. अब देखिए बेटे, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे. आपको ये फॉर्मूला बेसिक पता है, F इज इक्वल टू kx, वेयर k इज इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट, x इज इलांगेशन, F इज रिस्टोरिंग फोर्स. सो आप एक बात देखिए बेटे, लेट अस से ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L. ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग की L है. 4 न्यूटन का जब फोर्स लगाया आपने तो उसका लेंथ हो गया L1, यानी 4 इज इक्वल टू k टाइम्स L1 माइनस L. 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाया बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहा k, इनटू लेंथ हो गई L2 माइनस L, यानी एक्सटेंशन हो गई L2 माइनस L, लेंथ हुई L2. ये फाइनल लेंथ दे रहा है, तो ओरिजिनल में से, ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनल में से, तो विल गेट दी एक्सटेंशन. तो अब आप देखिए बेटा,
इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए, यू डिवाइड द सेकंड बाय फर्स्ट, तो 5/4 L2 माइनस एल ओवर L1 माइनस एल, यहां से बेटे 5 टाइम्स L1 माइनस एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स L2 माइनस एल, तो 5L1 माइनस 5L इज इक्वल टू 4 टाइम्स L2 माइनस 4L। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले आइए बेटा, तो ये कितना हो गया L, तो ओरिजिनल लेंथ हो गई कितनी 5L1 माइनस 4L2, दिस इज दी ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए बेटे, अब तीसरी बार आपने कितनी फोर्स लगा दी है 9 न्यूटन की, तो 9 इज इक्वल टू K टाइम्स L3 माइनस एल। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट L3 की फाइनल लेंथ क्या हो जाती है। L आप निकाल चुके 5L1 माइनस L2, इसको बेटे नेम करूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नेम करूंगा सेकंड। अब आप इसको ऐसा करो, किसी भी एक से डिवाइड कर दो, तो सपोज मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्टार्टिंग इक्वेशन, सो डिवाइडिंग 2/0 इक्वेशन 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 9/4 इज इक्वल टू L3 माइनस एल ओवर L1 माइनस एल। अब बेटे देखो 9/4 इज इक्वल टू L3 माइनस एल ओवर L1 माइनस एल, सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा बेटे, ये यहाँ पे, तो आप देखिए 9 टाइम्स L1 माइनस 9 टाइम्स L इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3 माइनस 4 टाइम्स L, तो ये हो जाएगा क्या 9 टाइम्स L1 माइनस 9 टाइम्स 5L1 माइनस 4L2, ये बेटे इकट्ठा एक बार ही करके ही डाल देंगे चलो, तो ये हो जाएगा कितना -9 + 4 माइनस 5 टाइम्स L हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले आए तो 5 टाइम्स L हो जाएगा, L की वैल्यू पुट अप कर दो, 5 टाइम्स 5L1 माइनस 4L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3। अब देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा 9L1 माइनस 25L1 प्लस 20L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स L3, 20L2 माइनस 16L1 इज 4 टाइम्स L3, L3 कितना हो गया बेटे 5L2 माइनस 4L1। सो देखिए बेटे L3 जो हो गया 5L2 माइनस 4L1, सो आंसर क्या बनता है इसका हमारे पास है, आंसर इज B फॉर बॉम्बे।